नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि अभी MSH क्लासेस के द्वारा नागपुरी का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि झारखंड से रिलेटेड सारे वैकेंसियों से संबंधित है। क्योंकि यहाँ से जो भी अभी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा, चाहे वह उत्पाद सिपाही हो, झारखंड सचिवालय हो, स्टेनोग्राफर हो, LDC हो या फिर अन्य क्लर्कियल एग्ज़ाम हो, जो भी हो, JPSC हो, JTET हो, इन सारे को कवर करेगा। इसलिए यह आज का लेक्चर जो है यह प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें और इसका लाभ लें। क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं दोस्तों, अगर आप MSH क्लासेस के प्रैक्टिस सेट में बने रहिएगा तो आपका स्कोर 90 प्लस का होगा, 100% होगा। लेकिन इसके लिए आपको सारे प्रैक्टिस सेट को करना होगा, साथ ही साथ MSH क्लासेस का PDF एक बार आपको हर हाल में पढ़ना होगा, तब जाके आपका 90 प्लस का स्कोर हो पाएगा। तो इसके लिए आपको दोनों काम करना होगा। तो चलिए, आज हम लोग इस कड़ी में 8वां वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट का। तो इसमें आपके सामने आज का पहला प्रश्न, नागपुरी कर सबसे बड़ कहानीकार के मानल जाएला। अब देखिए दोस्तों, हम लोग कथा पढ़े हैं, तो इस लोक कथा में सबसे बड़ा जो कहानी कहने वाला है यह किसको माना जाता है? तो यही आपसे पूछा। पहला ऑप्शन है उपेंद्र पाल नाहल, दूसरा नईमुद्दीन मिर्ज़ा, तीसरा प्रफुल्ल कुमार राय और चौथा कुमारी वासंती। तो कौन है दोस्तों? तो प्रफुल्ल कुमार राय को सबसे बड़ा कहानीकार माना जाता है नागपुरी का। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रूप में केकर नाम नागपुरी साहित्य से जुड़ला है। ऐसा नागपुरी का कहानीकार को बताना है, कवि को बताना है, जो कि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी अपना सेवा दे चुके हैं, तो उसका नाम आपको बताना है। तो कौन है दोस्तों? तो द्वारका नाथ सिन्हा, जो कि नागपुरी का एक जाने माने कवि है और यह भारतीय प्रशासनिक सेवा से भी जुड़े अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर, नागपुरी साहित्य में हरिनंदन राम काले जानल जाएला। अब हरिनंदन राम जो है वह क्यों जाना जाता है? तो हरिनंदन राम दोस्तों बहुत ही कहानी, नागपुरी के बहुत सारे कहानियों के लेखक है, इसलिए इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर, देवल कहावत के पूरा करूँ, आम कर आम डॉट डॉट कर दाम। आम कर आम का चीज़ कर दाम दोस्तों? तो आँठू का, जो आम का जो गुठली होता है उसी को नागपुरी में आँठू कहा जाता है। ठीक है, तो आँठू कर दाम, आम तो आम खा रहे हैं तो उसका दाम तो हम लोग निकाल ही ले रहे हैं, साथ ही साथ जो कि यूजेबल नहीं है आँठू अर्थात गुठली, उसका भी हम लोग दाम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर, देवल कहावत के पूरा करूँ, अधगल गगरी क्या होता है दोस्तों? जब किसी के पास अधगल गगरी अर्थात आधा ज्ञान होता है तो वह क्या होता है, ज़्यादा उछलते कूदता रहता है, ज़्यादा ज्ञानी बनता है अर्थात छलकत जाए। ठीक है, वह ज़्यादा छलकने लगे, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी दिखाने लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, देवल कहावत के पूरा करूँ, भगवान कर माया कहूँ रौद तो कहूँ क्या। अब यहाँ पे रौद किसको बोल रहा है दोस्तों? धूप को। तो धूप का उल्टा क्या हो जाता है? तो छाया। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? छाया। तो इस तरह से कहावत से भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 100% रहेगा। एकदम आप लोग पूरी तरह से MSH क्लासेस का प्रैक्टिस सेट को एकदम ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि हम बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, जिससे कि वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठेगा और आपको एग्ज़ाम हॉल में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर, निनास शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होए है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे निनास मतलब क्या होता है? जो हम लोग सांस लेते हैं ना, उसी को नागपुरी में निनास बोलते हैं। ठीक है, तो निनास शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? नास प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? जो बाद में लगने वाला होता है ना, कोई भी शब्द है तो शब्द के आखिर में लगने वाला जो भी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और शब्द के शुरू में लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ पे बाद में लगने वाला क्या है? प्रत्यय है, नास है,
स है, नीन है या आस है। तो क्या प्रत्यय है दोस्तों, तो यहाँ पे आस प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अब आस प्रत्यय से और कौन कौन सा शब्द बनता है, क्योंकि हो सकता है ये आप बहुत लोगों को पहली बार सुनने को मिला होगा, तो आप लोग सुन लीजिए कि आस प्रत्यय के द्वारा और कौन कौन सा शब्द बनता है। तो दोस्तों पियास, जो पियास है ना, पियास तो पी यास होता है नागपुरी में। ठीक है, तो पियास जो है उसमें भी आस प्रत्यय है। ठीक है, उपास जो है, उपवास नहीं होता है नागपुरी में, उपास। ठीक है, उपास, उपास, तो उपास में भी दोस्तों आस प्रत्यय है। मिठास, तो मिठास में भी आस प्रत्यय है। इसी तरह गिलास, तो गिलास में भी आस प्रत्यय है। तो आस प्रत्यय के द्वारा इतने सारे शब्द बनेंगे, और भी बनेंगे, हम एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बताए हैं, जिससे कि आप लोगों को याद रखने में आसानी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। झरौनी शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होय है। अब यहाँ पे झरौनी शब्द में कौन कौन शब्द का व्यवहार हुआ है, तो यही आपको बताना है, कौन सा प्रत्यय का व्यवहार हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय का हुआ है दोस्तों, तो औनी प्रत्यय का व्यवहार हुआ है। ठीक है, झरौनी में औनी प्रत्यय लगा हुआ है। अब औनी प्रत्यय से और कौन कौन सा शब्द बन सकता है, तो थकौनी बनेगा, जरौनी बनेगा, झरौनी तो यहाँ पे ये है, जरौनी भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको। ठीक है, ये औनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर। अपमाइन शब्द में व्यवहार होवल उपसर्ग बताओ। अब उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, शब्द के पहले लगने वाला शब्द को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अपमाइन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा लगा हुआ है दोस्तों, अप उपसर्ग लगा हुआ है। क्योंकि देखिए अप माइन का अर्थ होता है किसी का मान सम्मान करना, अब उसी में अप उपसर्ग लगा दिए तो ये अपमाइन हो गया। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर। निराकार शब्द में उपसर्ग व्यवहार हुए है। निराकार शब्द में कौन उपसर्ग व्यवहार हुए है। ठीक है दोस्तों, निराकार का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई भी आकार नहीं है। तो निराकार में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों नीरा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नीरा उपसर्ग, नीरा जोड़ आकार बराबर निराकार। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। अध कपारी में अध का है क्या। अध कपारी में अध क्या है दोस्तों, अध जो है वह उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग हम लोग क्या जानते हैं, पहले लगने वाला चीज है, तो यहाँ पे उपसर्ग है अध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। देखिए दोस्तों, ये जो जितना भी अभी क्वेश्चन आएगा व्याकरण से संबंधित, उसका एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना के दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ रहता है, उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो ग्रामर का जो हम सभी का लेखक वाला जो बनाएंगे, कौन ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया है, और लिखा गया है तो उसका क्या नाम था, कब लिखा, कब कितने ईस्वी में वो पब्लिश हुआ है, तो इन सारे का एक पेज में हम आप लोगों को देंगे। और यह पेज दोस्तों टेलीग्राम पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे दिया जाएगा, इसलिए अभी तक जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वे लोग जुड़ जाएं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। चलिए E.H. हिटली नागपुरी में कौन व्याकरण लिख है। अब E.H. हिटली के द्वारा जो व्याकरण लिखा गया है नागपुरी में, उसका क्या नाम था, यही आपसे पूछा गया है। तो क्या नाम था दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग नाम पे आते हैं, नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, तो उसका ग्रामर का जो व्याकरण था उसका यही नाम था, नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। कोनराड बुकआउट नामक विदेशी पादरी काले जानल जायला। अब कोनराड जो है दोस्तों, कोनराड बुकआउट यह एक विदेशी पादरी था और जिन्होंने व्याकरण लिखा था, तो इसको हम लोग व्याकरण लिखने के वजह से ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो नागपुरी व्याकरण लिखे थे, इसी वजह से इस पादरी को हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज व्याकरण केकर लिखल है। अब देखिए ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज व्याकरण जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों कोनराड बुकआउट के द्वारा। क्योंकि हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में देखे यह नागपुरी व्याकरण लिखे थे और उस व्याकरण का नाम क्या रखे थे, तो क्या रखे थे, ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज। ठीक है, याद रखना है आपको। इन सारे का दोस्तों हम एक पेज में आप लोग को दे देंगे टेलीग्राम पे आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर।
अव्यय शब्द में कौन व्याकरणिक शब्द कर उपयोग महत्वपूर्ण मानल जाएगा। अब कौन सा अव्यय शब्द में कौन सा ऐसा व्याकरणिक शब्द है जिसका उपयोग महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है, तो यही आपको बताना है। तो किसका माना जाता है दोस्तों आप अव्यय में माना जाता है उपसर्ग का, कि यह उपसर्ग महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, अव्यय के लिए। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। भाषा कर मूल संस्कृति अनुसार जे शब्द मन जैसन कर तैसन परंपरा से चलते आवल हैं उके कौन व्याकरणिक इकाई मानल जाएगा। अब देखिए जो भी ऐसा शब्द है वो कभी कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा शुरू में था अभी भी वैसा का वैसे ही प्रयोग में आ रहा है, उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस शब्द को ही तो दोस्तों अव्यय कहते हैं, ठीक है। अवयव कभी भी क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी किताब केकर लिखल है। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज हैंडबुक सदानी यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों यह किताब जो है हेनरिक फ्लोर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18 नंबर। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी किताब कौन साल छपे, बोले ना ये सब का हम एक पेज में देंगे, तो आपको बताना है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी किताब जो है वह कब छपा है, तो ये छपने का ईस्वी आपको बताना है। तो कब छपा है दोस्तों, 1931 में। 1931 में क्या हुआ था दोस्तों, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। याद रखना है आप लोग को हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर। अवयव संबंधी व्याकरणिक इकाई कर भाग के कौन तरह का शब्द मानल जाएगा। अब यहाँ अव्यय को किस तरह का शब्द माना जाता है, जो कि व्याकरणिक इकाई है, तो उसे किस प्रकार का शब्द माना जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार का शब्द माना जाता है दोस्तों, अविकारी शब्द माना जाता है, ठीक है। अविकारी, ना कि तत्सम तद्भव, यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा आप, ठीक है। अवयव को अविकारी शब्द, और अवयव के लिए उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। व्याकरणिक आधार पर अविकारी शब्द कर का मतलब होवेला। अब यहाँ पे देखिए व्याकरण के आधार पे अविकारी शब्द का क्या अर्थ होता है, यही आपको बताना है। तो क्या होता है ये, इसमें हम लोग क्या देख चुके हैं इससे पहले। अविकारी का क्या होता है दोस्तों, जो भी ऐसा शब्द है जो कभी बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है, उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जे शब्द मन नी बदलेला उसे ही क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहेंगे, अर्थात ज्यों का त्यों बना रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 नंबर। देवल कहावत के पूरा करो, मंगनी कर गाय, ठीक है। मंगनी कर गाय, गाय कर ... नी गिनल जाएगा। मंगनी का गाय का क्या नहीं गिना जाता है, यही आपको बताना। क्या नहीं गिना जाता है दोस्तों, तो दांत नहीं गिना जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है जब आपको फ्री में कोई चीज़ दे रहा है तो उसको ये कहाँ से आया, कितने में आया, ये सब सवाल नहीं करना चाहिए, फ्री में उसे ले लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। देवल कहावत के पूरा करो, जान नी पहचान ... तोर मेहमान। जान ना पहचान और कौन तोर मेहमान, तो मैं तोर मेहमान, ठीक है दोस्तों। जान ना पहचान और मैं तुम्हारा मेहमान। बहुत लोग होता है ना जान ना पहचान और अपने आप से क्या होता है, रिलेशन जोड़ने लगता है, इसी के लिए यह कहावत बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर। जे शब्द संपदा में लिंग वचन काल मनक कारण बदलाव नी आवेला उके कौन तरह का शब्द संपदा कहल जाएला। उसको किस तरह का संपदा कहते हैं दोस्तों, जब वह ना तो लिंग के अनुसार बदलेगा, ना तो वचन के अनुसार बदलेगा, ना तो काल के अनुसार बदलेगा, उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, जो कि ज्यों का त्यों उतरता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। सामान्य भूतकाल का सटीक उदाहरण। भूतकाल का भेद होता है दोस्तों, हम लोग काल का 3 भेद देखे थे, और उसमें भी जो तीनों काल का अलग अलग उपभेद देखे थे, तो उसमें से 3 उपभेद देखे थे भूतकाल का। तो उसी में आपको बताना है सामान्य भूतकाल जो होता है उसका
उदाहरण आपको बताना है कि सामान्य भूतकाल का उदाहरण क्या होगा। तो जो भूतकाल में हो रहा है और फाइनल पता चलेगा ना दोस्तों कि यह चीज़ हो चुका है, तो उसे ही हम लोग सामान्य कहेंगे। हम लोग बता चुके थे। और जिसमें संदिग्ध हो उसे संदिग्ध कहेंगे। हेतु वाला में हो सकता है हुआ हो सकता है नहीं भी हुआ हो, इस तरह का जिसमें आशंका हो उसे असंदिग्ध कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य मतलब जो एकदम फाइनल हो चुका हो, पता हो। तो मोए घर बना लो मतलब मेरे द्वारा क्या हुआ, मैं घर बना चुका हूँ, ये एकदम भूतकाल में पता चल रहा है, तो ये सामान्य भूतकाल कहलाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर। नागपुरी का पहिल व्याकरण कब आलक। नागपुरी का पहला व्याकरण कब आया था दोस्तों, तो 1896 में आया था। आगे इसका और भी क्वेश्चन है, इसीलिए याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है एग्जाम में भी ज्यों का त्यों यह क्वेश्चन छप जाए। तो 1 नंबर आप लोग यहाँ से वसूल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर। नागपुरिया कहानी नामक किताब कौन साहित्यिक रूप में हमारे बीच आया है। अब नागपुरी का जितना भी कहानी है उसका कौन सा किताब जो है वह साहित्यिक बीच में हमारे बीच कैसे आया है। तो कैसे आया है, लोक कथा संग्रह के रूप में आया है। क्योंकि लोक कथा हम लोग का कोई लिखित तो उसका लेखक नहीं है, तो उसको संग्रह किया गया है कुछ कवियों के द्वारा, और संग्रह के बाद वे हम लोग के बीच आया है। जैसे ठीक है, जैसे हम लोग क्या अंगना देखे हैं, तो अंगना में बहुत सारे कहानियों का संग्रह है। बनकेवरा देखे हैं, तो बनकेवरा में बहुत सारे कहानियों का संग्रह है। ठीक है। तो यह संग्रह के माध्यम से हम लोग के बीच में आया है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 नंबर। नागपुरी भाषा के चौथा बिहारी आर्य भाषा के बतलाए हैं। ठीक है। चौथा बिहारी आर्य भाषा किसके द्वारा कहा गया है, तो दोस्तों कोनराड बुकआउट के द्वारा यह बात कही गई थी कि यह बिहारी का चौथा आर्य भाषा है। कौन किसको, नागपुरी को ऐसा माना गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। असम कर चाय बागान में काम करे वाला अंग्रेज ऑफिसर मन के नागपुरी सिखाए वाला किताब कौन रहा। अब यहाँ पे जो असम में जो चाय बागान था, वहाँ जो अंग्रेज ऑफिसर था उन लोगों को नागपुरी सिखाने का काम किस किताब के द्वारा किया गया था, तो यही आपसे पूछा गया है। तो किस किताब के द्वारा किया गया था दोस्तों, तो लैंग्वेज हैंडबुक सदानी के द्वारा उन लोगों को नागपुरी सिखाने का काम किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। देवल संवाद कौन कहानी से आए है। ए माय दया करो मोर छोट भाई थाई के लेट लेटा हो जाए है और तनैको चलेक नी पारत है आइज रात भर अपन पीड़ा में रहेक देव। तो आपको बताना है यह कथन कहाँ से लिया गया है, किस कहानी से आया है। तो किस कहानी से आया है दोस्तों, तो नावा चांद और गोपी चांद कहानी से यह आया है। और यह किसके द्वारा कहा गया था यह बात, तो यह नावा चांद के द्वारा कहा जाता है, गोपी चांद के लिए कहा जाता है। किसको कहता है, बुढ़िया को कहता है। जब बुढ़िया के घर में जाता है और बुढ़िया कहता है ए माय आज सिर्फ हम लोग में दया कर दो, आज रात भर हम लोग को आपके पीड़ा में रुकने दो, कल सुबह हम लोग अपना दूसरा आसरा दूसरा डेरा देख लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। अर्थ कर आधार पर वाक्य कर कैठो भेद, कैठो उपभेद आए है। ठीक है। कैठो उपभेद है दोस्तों, अर्थ कर आधार पे आपको भेद बताना है किसका, वाक्य का। अगर हम लोग वाक्य का देखेंगे किसके आधार पे, वाक्य का टोटल रचना के आधार पे देखेंगे, तो रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, सरल होता है, संयुक्त होता है और मिश्रित वाक्य होता है। ये 3 वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पे आपको रचना के आधार पे नहीं पूछा है, आपको किसके आधार पे पूछा है, आपको पूछा है अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य जो है वह 8 प्रकार का होता है। ठीक है, 8 प्रकार का। अब ये 8 प्रकार का कौन कौन सा वाक्य है हम गिना देते हैं, आप लोग को लिखना है तो वीडियो को रोक रोक के आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। पहला जो वाक्य का भेद होता है दोस्तों अर्थ के आधार पे, विधानवाचक वाक्य होता है पहला। दूसरा होता है निषेधात्मक वाच्य वाक्य होता है। तीसरा होता है सवाल बोधक वाक्य होता है। चौथा जो है आज्ञावाचक वाक्य होता है। और 5वां है विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। छठा है इच्छावाचक वाक्य होता है। और 7वां है संदेहवाचक वाक्य होता है। और 8वां और आखिरी जो है वह शर्त बोधक
वाक्य होता है। ठीक है, अब इन सारे वाक्यों का एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेन करने लगे तो 100 क्वेश्चन में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा और यही चीज़ हम नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाद में फिर कभी आएगा तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करता जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर, नागपुरी भाषा का पहल व्याकरण कौन साल में अलग। अब देखिए यहाँ पे पहला व्याकरण कब आया था, कब छपा था, पूछा था, यहाँ कब आया। फिर से वही क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमा के दूसरे तरह से पूछा है तो 1896 में आया, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, देवल संवाद कौन कथा से लेवल जाए है। अब यहाँ पे जो संवाद दिया हुआ है वो किस कथा से, यही पूछा है। ए हो देख तो छोटकी एतई भारी का मन के बोझ लाना थे, जा जा बेचारी कर बोझ के बोझ संभराओ। यहाँ पूछा गया है यह किस कथा से लिया गया है। ठीक है, तो किस कथा से लिया गया है दोस्तों, तो यह छोटकी बोहरिया से लिया गया है। अब इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो छोटकी बोहरिया के बारे में कहा गया है। और कौन कहा है, तो ससुर कहा है। किसको कहा है, तो सास को कहा है। ठीक है, अपनी बीवी को कहा था, ये बात याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर, विशेषण कर विशेषता बताएक वाला शब्द का कहल जाएला। देखिए दोस्तों, हम विशेषण आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि गलत सलत पढ़ाए हैं। तो अगर ये गलत सलत पढ़ाए हैं तो अगर आप इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। ठीक है, और यह एग्जाम्पल दोस्तों हम उसी आधार पे दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण का विशेषता बताए वाला शब्द के का कहल जाएला, तो विशेषण का जो विशेषता बतलाता है उसे परा विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या विशेषण कहते हैं, परा विशेषण कहते हैं, याद रखना है, परा विशेषण। अब देखिए दोस्तों, विशेषण किसको कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या बोल देंगे, आपका शर्ट लाल है, तो लाल जो है ये विशेषण हो गया, लेकिन वह कैसा लाल है, अब उस लाल की विशेषता बतलाएगा ना, ये खून के जैसा लाल है, लहू के जैसा लाल है, तब वो जाके परा विशेषण होगा, क्योंकि यह विशेषण का विशेषता बतला रहा है। ठीक है, अर्थात वह लाल का विशेषता बतला रहा है। यह किस तरह से लाल है, तो लहू की तरह लाल है, या फिर बोलेगा दूध के जैसा सफ़ेद है, या फिर बोल देगा टहटह इंजोरिया है, इंजोरिया रात है, लेकिन वह इंजोरिया रात है, वह कैसा उजाला रात है, लेकिन वह कैसा उजाला है, तो टहटह उजाला है। इस तरह से वह विशेषण का विशेषता बतलाएगा, उसे पारा विशेषण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर, नागपुरी में कवि शिरोमणि कौन कवि के मानल जाएला। कवियों का कवि किसको माना जाता है नागपुरी में, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किसको माना जाता है, तो दोस्तों हनुमान सिंह को माना जाता है। हनुमान सिंह कब का है, तो प्राचीन काल का कवि है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन कवियों का भी लिस्ट आप लोगों को देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग बस याद दिला दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर, समय कर प्रभाव से थोड़े बहुत बदलाव लाने वाला कहानी कौन तरह कर कहानी होवेला। समय के आधार पर कहानी में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, तो उसे किस तरह का कहानी हम लोग कहेंगे, तो उसे लोक कहानी कहेंगे दोस्तों। ठीक है, लोक कहानी कहेंगे, अर्थात ये चलते चलते समय के हिसाब से थोड़ा बहुत अपने आप में बदलाव ले आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, सावित्री नामक कहानी केकर लेखक लिखल है के। ये आपसे पूछा जा रहा है। सावित्री नामक एक कहानी है, यह किसके द्वारा लिखी गई, यह सिलेबस का नहीं है, फिर भी आप लोग जान लीजिए, बस इसको सिर्फ जान लेना है, यह सिलेबस का नहीं है। यह किसके द्वारा लिखी गई है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह एक और कहानी है जो कि सिलेबस का नहीं है, सकल द्वीप कहानी का रचना कौन रचनाकार कैद है। ठीक है, इसका रचना जो है सकल द्वीप कहानी का, उसको किस कवि के द्वारा इसका रचनाकार किया गया है, तो यह भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कौन है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा इसकी रचना की गई है, याद रखना है आपको। यह भी सिलेबस का नहीं है, बस अगर बाय चांस अगर पूछ दे तो याद रखिएगा आप लोग।
चलिए नेक्स्ट है, यह भी हम लोग का सिलेबस का हिस्सा नहीं है। रद्दी कागज नामक कहानी केकर लिखल है के। रद्दी कागज नामक एक कहानी है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो यह भी विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। रचना शैली कर आधार पर काव्य कर वर्गीकरण कै ठो रूप में करल जाएला। अब यहाँ पे काव्य का रचना कितने आधार पर किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो काव्य कितने प्रकार का रचना है दोस्तों? काव्य का 3 प्रकार से काव्य का रचना किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में हूबहू डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन छाप दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर। ए बाबू मोर घरे ठाव नखे से तोहरे ऊ घरे जावा, प्रस्तुत कथन कौन लोक कथा में देवल जाए है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ए बाबू मेरे घर में जगह नहीं है से आप लोग दूसरे घर में जाइए, ऐसा किस कहानी में कहा गया था? तो आप लोग सबको पता है कहानी, क्योंकि आप लोग मेरा कहानी अच्छे से देखे होंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अनुवाद बताया हूँ, तो उसमें हम आप लोग को बता चुके थे। नावा चांद और गोपी चांद में जब ये लोग शाम को पहुँचते हैं उस गाँव में, और जब वह लोग जगह ढूंढने लगते हैं तो वह बुढ़िया के पास जाते हैं। तो बुढ़िया कहती है कि मेरे घर में जगह नहीं है से आप लोग दूसरे घर में चले जाइए। ठीक है, वो लोग डर से, वो बुढ़िया कहती है किसके डर से? राक्षस के डर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 नंबर। सार्वनामिक विशेषण में जे से ते कौन विशेषण कर उदाहरण है के। पहले भी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आप विशेषण अगर मेरा क्लास देखे होंगे तो उसमें इस तरह का बात आया था, जे से ते कौन विशेषण कर उदाहरण है के। तो कौन विशेषण का उदाहरण है दोस्तों? तो इसमें संबंध बता रहा है ना कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जे जैसा करेगा ते वैसा ही पाएगा। ठीक है, तो ये संबंध बताता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। देवल संवाद कौन कहानी से लेवल जा है? ए माय रावरे मैत डराव, राकस हमरे के कोनो नी करी, उ आवी होल हमर खड़ा फोरिए के फेरिए के दे के पाछे फिरी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि राक्षस अगर हम लोग के पीछे आएगा तो मेरा जो खाड़ा है, मेरा जो जगह रखा हुआ है, थैला जो है, उसको वह देख के ही पीछे भागने लगेगा। तो यह किस कहानी से लिया गया है दोस्तों? तो यही तो आपको बताना है, नावा चांद और गोपी चांद से लिया गया है। और इसमें नावा चांद कहता है, किसको कहता है? तो बुढ़िया को कहता है नावा चांद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में राकस का लखे गांव में आवेला। अब क्या करते करते आता है, यही आपसे पूछा गया है। तो दांत के रट रट चबाते हुए आता है दोस्तों। ठीक है, उसकी दांतों का आवाज़ जो है वह रट रट आता है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन जाता है, लोग डर से कांपने लगते हैं। ठीक है, उनकी दांतों की आवाज़ सुन के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। तिरिया चरित्र सीखे के लिए राजकुमार कौन सवारी से घर से निकलेला। अब यहाँ तिरिया चरित्र, तो तिरिया चरित्र सीखने के लिए राजकुमार जो है वह किस सवारी से घर से निकलता है? तो घोड़ा से जाता है दोस्तों। ठीक है, घोड़ा से वह चढ़ के अपने घर से निकलता है और तिरिया चरित्र सीखने जाता है। अब यहाँ पे देखिए पंखराज घोड़ा आया है। तो जब आप लोग ये नावा चांद और गोपी चांद देखिएगा तो वहाँ पंखराज और हंसराज घोड़ा का मामला आया है। किसके द्वारा हंसराज घोड़ा की सवारी की गई थी और किसके द्वारा पंखराज घोड़े की सवारी की गई थी, यह इसका आंसर दोस्तों आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग इसका उत्तर अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। तिरिया चरित्र कर विद्या तो तिरिया जगजुन मिली, तिरिया चरित्र पढ़ाए दोसर कोई नी पारबे, प्रस्तुत बात कहानी में के कहेला। अब यह जो है कि तिरिया चरित्र का विद्या तिरिया ही के जगह मिलेगा। यह जो है कि तिरिया ही जगह मिलेगा,
यह किसके द्वारा यह बात कहा गया है? तो किसके द्वारा यह बात कहा गया है, यही आपसे पूछा। आदमी मन के द्वारा यह बात कहा गया है, या गवैया मन के द्वारा कहा गया, या राजकुमार के द्वारा कहा गया, या राजा के द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों जब वह तिरिया चरित्र के बारे में लोगों से पूछता है, आदमी लोग से, तो वे लोग बताते हैं तिरिया चरित्र किसके पास मिलेगा? तिरिया चरित्र का विद्या तिरिया ही अर्थात औरतों के पास ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आदमी लोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। तिरिया चरित्र कर विद्या तिरिया जन जुन मिली, तिरिया जन जुन मिली मगर उ विद्या के कहूँ नी पाली, विद्या के कहूँ नी पाली से हम आब का करी इस संवाद कहनी में के कहेला। अब यहाँ पे जब राजकुमार को बताया जाता है तिरिया चरित्र का विद्या तिरिया ही छुन जुन मिलेगा, लेकिन मैं जब उसको खोजने गया लेकिन उस तिरिया विद्या को कहीं नहीं पाया, तो यह किसके द्वारा कहा जाता है? तो राजकुमार के द्वारा यह कहा जाता है। राजकुमार को जब यह बात बताया जाता है कि आप एक विद्या नहीं जानते हैं, वह तिरिया चरित्र का विद्या, जब वह खोजने जाते हैं तो कहीं नहीं मिलता है, तब वो बात किससे बोलते हैं? तो अपनी राजकुमारी से बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। मोय जे जैसन कहबू रौरे तैसन करब होल, उ विद्या के सीखे पारब, दोसर उपाय नखे, देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ तिरिया चरित्र का ही बात हो रहा है, तो तिरिया चरित्र में यह संवाद कहाँ है? तो तिरिया चरित्र में, तो यहाँ ऑप्शन में तिरिया चरित्र नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है ऑप्शन इसलिए तिरिया डी हो जाएगा, देवल में से कोनो नहीं। लेकिन आपसे पूछ देता है यह किसका है, तो तिरिया चरित्र कहानी से यह लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। 7 भाई एक बहन कहनी में कैठो भाई का तीर बहन के नी लागेला। कितना भाई लोग का तीर नहीं लगता है बहन को? तो 6 भाइयों का तीर नहीं लगता है। तब जाके बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि अब तुम इस तीर से और बिंद के किसको, उसको गिरा दो। ठीक है, मार दो। बिंदने का अर्थ होता है मारना, तो तीर से अपना इसे मार दो। तो यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। झारखंड कर खजाना के प्रहरी बन के रक्षा करे के लिए कौन कवि हमरे के कहे ना। अब यहाँ पे झारखंड का जो भी खजाना है उसको प्रहरी बन के इसकी रक्षा करना है, ऐसा हम लोग को किसके द्वारा कहा जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा कहा जाता है आप लोग सबको पता है। अगर आप लोग मेरा कविता का पाठ देखे होंगे तो आप लोग सबको याद होगा कि राम उचित सिंह के द्वारा किया जाता है। अब राम उचित थी, तो राम बहुत ही उचित समय लेके किसको बनाया है? धरती है रतन। ठीक है, धरती को बनाया है दोस्तों। ठीक है, धरती को बहुत ही उचित आधार पे बनाया है। कौन बनाया है? तो राम भगवान बनाया है। इस तरह से लिंक लगा के हम लोग याद किए थे, इसी तरह आप भी याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। 7 भाई एक बहन कहनी में केकर तीर से बहन मारल जाएला। किसके तीर से मारा जाता है? तो छोटा भाई से मारा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन में छोटा भाई दिख रहा है, बड़ भाई, मंझला भाई, संझला भाई, देवल में से कोनो नहीं। तो देवल में से कोनो नहीं उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बहन किसके तीर से मरती है? तो छोटा भाई से मरती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। रौरे मोर छुआ के इतना कष्ट देली, जेकर से मोखो इतना दुख भेलक से हमरे महल में नी जाब। ई बात लोक कथा में के कहेला। अब ई बात लोक कथा में किस लोक कथा से लिया गया है? पहले तो ये बात कहिए किस लोक कथा से यह लिया गया है? तो किस लोक कथा से लिया गया? वनहरनी का बेटा से लिया गया है, और वनहरनी के बेटा में हरिणी रानी के द्वारा राजा को यह बात कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, हरिणी रानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। तोर तीर दादा बावे दाहिने जाए ला, प्रस्तुत कथन कहनी में के कहेला। अब यहाँ देखिए जब 6 भाई तीर चलाता है बारी बारी से, और सबका तीर बाएं और दाएं जाता है, और उसकी बहन को नहीं लगता है जो कि पेड़ पे चढ़ी हुई होती है, तब उसकी बहन कहती है दादा तुम्हारा जो तीर है वह बाएं और दाएं जा रहा है। तो यह किसके द्वारा कही गई है? तो बहन के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पे बहन दिख रहा है, छोटा भाई, मंझला भाई, संझला भाई, तो देवल में से कोनो नहीं इसका उत्तर है। क्यों? क्योंकि यह बहन के द्वारा यह बात कही जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। तिरिया चरित्र तिरियाए ठीन जून मिली और कहाँ मिली, प्रस्तुत वाक्य में जून
कौन तरह कर शब्द है के। अब यहाँ पे देखिए जून जो है वह किस तरह, तो जून का मतलब क्या होता है दोस्तों, जोर दे के उस बात को कहना, और जिस बात में जोर दे के उस बात को कहा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। और अव्यय का एक भेद होता है निपात, तो इसलिए यह निपात का वर्ड है जून, याद रखना है, ठीक है। और जून हम लोग किसी वाक्य को जोर देने के लिए कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54 नंबर। पीटर शांति नौरंगी द्वारा जे लोक कथा संग्रह करल जाए है उकर नाम का है के। अब पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लोक कथा का संग्रह किया गया है, उसका नाम क्या है, यही आपसे पूछा गया है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, नगपुरिया सदानी साहित्य उसका संग्रह का नाम है, ठीक है, नगपुरिया सदानी साहित्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। अनुज उपनाम से लिखेक वाला कवि कौन बूंद के महत्वपूर्ण मायन के काव्य रचना कर है। अब यहाँ पे अनुज, अनुज मतलब कौन दोस्तों, तो भुवनेश्वर अनुज, ठीक है। अब भुवनेश्वर अनुज के द्वारा कौन सा कविता लिखी गई है बनकेवरा भाग 1 में, तो कौन सा कविता, तो भाप से क्या होता है दोस्तों, शीत उड़ जाता है ना, शीत का बूंद। तो यहाँ पे भुवनेश्वर अनुज के द्वारा शीतक बूंद कविता लिखा गया है, और उसमें किस बूंद की चर्चा हुई है, तो शीत की बूंद की, तो इसलिए शीतक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 56 नंबर। आचरा नाम से मिलेक वाला काव्य कृति केकर द्वारा रचल जाए है। अब देखिए दोस्तों, आचरा जो है यह झारखंड मतलब यह रांची विमेंस कॉलेज की प्राचार्य हुआ करती थी, कौन, ज्योत्सना मीन, ठीक है। तो ज्योत्सना के द्वारा, मंजू ज्योत्सना के द्वारा यह काव्य कृति का रचना किया गया है, ठीक है, ज्योत्सना, मंजू ज्योत्सना के द्वारा, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। छोटकी बोहरिया कहानी में कौन बोहरिया 3 दौरा में खाए जिनिस के काम करवैया ठेन पहुँचाएला। अर्थात 3 दौरा में क्या क्या दोस्तों, भात भी बनाती है, दाल भी बनाती है और सब्जी भी बनाती है। तो यही सबको एक एक दौरा में रख के वह ले जाती है। तो कौन ले जाती है, तो छोटकी बोहरिया ले जाती है, ठीक है। बाकी जो भी है बड़की मंझली संझली ये सब तो सिर्फ माड़ भात बना बना के खिलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटकी बोहरिया। चलिए 58 नंबर देखते हैं। तिरिया चरित्र कहानी में राजकुमार फूल धरल बात कहाँ पहुँच जाएला। जैसे ही वह क्या होता है, सूखा हुआ तालाब में जाता है, और वहाँ जब पनिहारिन आती है और फूल जब वहाँ खिलता है, फूल फेंकती है, तो उस फूल को जैसे ही राजकुमार पकड़ता है तो वह पहुँच जाता है कहाँ, पतालपुर में पहुँच जाता है। पताल लोक भी रह सकता है ऑप्शन, तो याद रखिएगा आप लोग, पतालपुर पहुँचता है, ना कि देवलोक, ठीक है। तो आपको पतालपुर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद कहानी में कौन पहर नावा चांद और गोपी चांद गांव में पहुँचे ना। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वे लोग शाम के समय में पहुँचते हैं, ठीक है, सांझ पहर। तो सांझ पहर को ही शाम समय कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। नावा छुआ कर जन्म कर खुशहाली में जे गीत मन गावल जाएला उके कौन नाम से जानल जाएला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन सा गीत, जो बच्चा के जन्म के उपरांत एक गीत गाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो पतरा पीटा नाम से भी जानते हैं, सोहर नाम से भी जानते हैं, और ललना नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 61 नंबर। ललना गीत कौन तरह कर गीत के कहल जाएला। अभी हम लोग देखें ललना गीत जन्म के आधार पे, तो यहाँ पे जन्म के गीत से संबंधित है ललना गीत, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर। सदान समाज में पतरा पीटा गीत कर जानकारी मिलेला। ये गीत मन केकर से संबंधित है। अभी हम लोग देखें पतरा पीटा गीत के कब गाया जाता है, तो बच्चे के जन्म के उपरांत गाया जाता है, जन्म लेने के उपरांत ही यह गीत गाया जाता है। तो इस तरह से यह जन्म से संबंधित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। घर परिवार कर जनाना मन थरिया बजाए। थरिया मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लेट, ठीक है, प्लेट को थारी बोलते हैं। तो थरिया बजाए बजाए के जे गीत गावे ना उके कौन तरह कर गीत कहल जाएला।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोरोना काल में मोदी के द्वारा भी थाली बजाने का काम किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब थाली बजा बजा के, प्लेट बजा बजा के, बर्तन बजा बजा के जो गाना गाया जाता है, गीत गाया जाता है, उसे पतरा पीटा गीत कहते हैं, ठीक है। और यह कब गाया जाता है? तो यह जब बच्चे के जन्म होने के उपरांत, ऑप्शन में हो सकता है कोरोना भगाने के लिए वे रहेगा, तो इसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और जन्म के उपरांत, बच्चे के जन्म के उपरांत यह गीत गाया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। बनकेवरा कर कौन पद रचना में कहल जाए है कि प्रकृति का ठाव विज्ञान ले थे, ठीक है, विज्ञान ले है। किसके जगह पे कहा है, कौन पद में कहा गया है? तो यही आपको बताना है। तो किस में कहा गया है दोस्तों? तो बत्था जो है, और बत्था कविता जो है वह किसके द्वारा लिखी गई? बत्था पदभाग है, तो पदभाग में ही कविता लिखा जाता है, इसलिए इसका बत्था होगा। और बत्था कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो शकुंतला मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर्यावरण में हो रहे नुकसान, अर्थात पेड़ पौधों की कटाई से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यावरण का जब नुकसान होता है, पेड़ पौधे कटते हैं, तो इसी माध्यम से कवित्री अपना दर्द बयां कर रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। मुकुंद नायक का रचना अनुसार कोयल कौन ऋतु में गावेला? अब कोयल कौन ऋतु में गाता है दोस्तों गीत? सभी ऋतु में गाता है, लेकिन स्पेशली अगर कोयल का कौन सा ऋतु में ज़्यादा गीत गाता है तो वह बसंत ऋतु होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ बसंत ऋतु तो हो चुका, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि बसंत जो कविता है वह किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर रचना संकलन में कौन कवि कहे ना कि पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला? किसके द्वारा कहा गया है यह बात? तो यही अब यहाँ पे आपको हम बोले थे ना, इस तरह से कहीं पे पदभाग उठा लिया जाएगा छोटा सा, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि यह कहाँ से है, किस कविता से है, या इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे पार्थनंद तिवारी के द्वारा यह बात उसके द्वारा लिखी गई एक कविता में है। और किस कविता में है दोस्तों? तो सोना ना रूपा भेल में है। सोना ना रूपा भेल वाला कविता में है कि उसमें कहाँ है पदभाग, कैसे है? झांकेला अकेला पानी भरल कराही में कहीं पुआ कहूँ पाकेला का, अर्थात पानी से भरा हुआ कढ़ाई में पुआ कहीं पकता है। ये सब आप लोग नहीं देखे होंगे। और पुआ जब पकने लगता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि वह कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। तो इस तरह से ये बात हो रही थी। चलिए, तो आपको याद रखना है पार्थनंद तिवारी के द्वारा सोना ना रूपा भेल कविता लिखी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। कवि धनंजय नाथ तिवारी का रचना अनुसार जे आदमी कर्तव्य से कतरायला उके के डरुआयला। अब जो अपने कर्तव्य से घबराता है या कर्तव्य करने से इतराता है या नहीं करता है, उसे क्या चीज़ डरवाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या डरवाता है दोस्तों? उसे मौत अर्थात मौत उसे डरवाता है, ठीक है। मौत का डर उसे हमेशा रहता है। जो अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करता है उसे मौत का डर हमेशा लगा हुआ रहता है, लेकिन जो निष्ठापूर्वक कर्तव्य करते जाता है उसे मौत का कभी भी डर खौफ नहीं होता है। अब आपको पूछना है, बताना है धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा कौन सा कविता लिखी गई है। तो धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा देखिए दोस्तों, धन का क्या करता है? धन जब लोगों के पास आ जाता है तो उसका कर्म बदल जाता है। कौन सा कर्म? तो नीच कर्म उसका बदल जाता है। इस तरह से याद करवाए थे आप लोग को। तो धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा नीच कर्म कविता लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। रांची शहर कर कौन दिशा में जगन्नाथ मंदिर आहे? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर किस दिशा में है ये आपसे पूछा गया है। और अभी आपके पास क्या हुआ? रथ मेला का आयोजन हुआ, जो कि आपका नया सराय के जगन्नाथपुर नया सराय में ही है। और इस मंदिर में रथ मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये आपको बताना है ये मंदिर किस दिशा में है रांची शहर से। तो किस दिशा में है? तो आप लोग सबको पता है कि यह दक्षिण दिशा में है, क्योंकि जो लेख है जगन्नाथपुर मंदिर का जो लेख है उसमें हम अच्छे से आप लोग को बता चुके हैं कि जो रांची शहर से अगर आप लोग जाइएगा तो दक्षिण दिशा में आपको क्या मिलेगा? जगन्नाथपुर का मंदिर मिलेगा 10 किलोमीटर की दूरी में, यह भी बताए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। मदन मोहन मंदिर के कौन नाव कर मिस्त्री मन बनालक? कौन नाव का मिस्त्री मन बनाया है दोस्तों मदन मोहन मंदिर को? तो अनिरुद्ध नाम का मिस्त्री लोग इसे बनाया था, ठीक है, अनिरुद्ध नाम का मिस्त्री बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर।
कौन कवि अपन रचना में कहे ना कि जन्म देके हमरे के उके पछताएक ना पड़े। अब देखिए, जो जन्म हमको दे के, और कौन जन्म हम लोग को देता है, तो माँ देती है ना जन्म दोस्तों, माँ देती है। और माँ हम लोग को जन्म देने के बाद उसे पछतावा ना करना पड़े, तो ऐसा किसके द्वारा, तो माँ का दुलार वाला माँ कर दुलार कविता से है। तो माँ कर दुलार कविता, तो माँ का जो मोहब्बत होता है, प्यार होता है, वह क्या होता है, सबसे मनोहर होता है। तो मनोहर मोहंती के द्वारा यह बात कही गई है, किस कविता के माध्यम से, तो माँ कर दुलार कविता के माध्यम से यह बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 71 नंबर। बंगला का सुख शीर्षक कहानी में शहर में घर बनाए के लिए का चीज कर जरूरत सबसे पहले महसूस करल जाएला। अब शहर में अगर आपको घर बनाना हो तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़मीन खरीदने की ज़रूरत सबसे पहले पड़ेगी। ज़मीन जब आपके पास हो जाएगा तभी तो आपको बाकी मटेरियल जैसे कि ईंट, बालू, सीमेंट, छड़, ये सब की ज़रूरत बाद में पड़ने वाली है। लेकिन सबसे प्रथम अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो वह ज़मीन खरीदने का, जो कि शहर में ज़मीन ना के बराबर मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। कौन कवि बनकेवरा भाग 1 में अपन रचना कर माध्यम से कहे ना प्रेम के बगिया काले कैर गेले सुना रे। अब यहाँ कौन कवि के द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रेम के बगिया काले कैर देले सुना किस कवि में है, किस कविता में है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि तोर बिना कविता में है। और तोर बिना कविता, तोर बिना हमको क्या, मुद अर्थात प्यार, हम लोग मधुर से मधु को हम लोग मीठा से किए हैं, और तुम्हारे बिना अर्थात प्रेमिका के बिना हमको क्या नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मेरा जिंदगी उजड़ जाएगा, ऐसा महसूस होगा। तो यहाँ मधुसूदन दुबे इस तरह से लिंक लगा के हम लोग याद किए थे, ठीक है, तो मधुसूदन दुबे होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। लोकगीत परंपरा में सोहर गीत गावे गीत गोटे विशेष गीत खंड है के ई कब गावल जाएला। अब यहाँ पे सोहर गीत गाया जाता है, और यह कब गाया जाता है यही आपसे पूछ रहा है। तो कब गाया जाता है दोस्तों सोहर गीत, तो सोहर गीत हम लोग सबको पता है कि यह जन्म के पहर में गाया जाता है, अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय गीत गाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, गीत जब गाया जाता है उस गीत को सोहर गीत कहते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर अनुज का बुक पढ़िएगा तो लोकगीत में आपको सबसे पहले में यही चीज़ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। मधुसूदन नामक कवि हमरे बीच कौन काल कर रचनाकार है कै। अब यहाँ मधुसूदन दुबे किस कवि जो है, मधुसूदन दुबे के द्वारा क्या लिखा गया है, तोर बिना कविता लिखा गया है। लेकिन आपको यहाँ पे कवि और कविता नहीं पूछा है, यह पूछा गया कि मधुसूदन दुबे जो है वह किस काल के कवि हैं। तो किस काल के कवि हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये आधुनिक काल के कवि हैं। हम बोल रहे हैं आप लोग को एक लिस्ट दे देंगे जिसमें आधुनिक का लिस्ट दे देंगे, मध्यकाल का लिस्ट दे देंगे और प्राचीन काल का भी लिस्ट दे देंगे, तो उसे आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। कृष्ण भक्ति काव्य में लिखे वाला मध्यकाल का सबसे बड़ा कवि कौन है का। अब मध्यकाल का सबसे बड़ा कवि हम लोग तो जानते हैं दोस्तों कि घासीराम को बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। कवि देवेंद्रनाथ पाठक अपन रचना में कौन बात के नी करे कर आह्वान करैना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा क्या लिखा जाता है दोस्तों, तो आपको क्या नहीं करना है, शान नहीं करना है, आपको धन का शान नहीं करना है, मति करु शान, ठीक है। तो मति करु शान किसके द्वारा लिखी गई है, तो देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा लिखी गई है। तो आपको क्या नहीं करना है, अपने आप पे शान नहीं करना है, गुमान नहीं करना है, नहीं तो आप क्या हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि उसका इस कविता में एग्जाम्पल भी दिया गया है, बहुत सारे बलवानों को हम क्या हुए हैं, नाश होते दिखे हैं, बर्बाद होते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे शान नहीं करने की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। विकट समस्या नामक काव्य रचना कौन काव्य विद्या में आए है। अब विकट समस्या क्या है दोस्तों, तो विकट समस्या हम लोग सबको पता है, कविता है, ठीक है, कविता है।
याद है सबको आप लोगों को? आपको कवि बताना है विकट समस्या का, कवि कौन है, ठीक है, कमेंट से में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। बेस मोय तो के काम काम देवाय देमु आओ, मोर लुगा के कांच संघराव, तो मोय देखमु कि तोय बेस काम करैया हेकिस कि नी लागिस। ई संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है? तो दोस्तों किस कहानी से लिया गया है? तो यह छोटकी बोहरिया कहानी से लिया गया है। छोटकी बोहरिया को जब उसके पति के द्वारा जंगल में छोड़ दिया जाता है और वह जंगल में जब रास्ता भटकते भटकते एक तालाब के पास निकलती है तो एक धंगरीन को कपड़ा साफ करते हुए देखती है, तब उसके पास जाती है, तब वह धंगरीन ऐसे कहती है, किसको? छोटकी बोहरिया को कहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर। जाम डायर कहनी अनुसार पीठा रोटी बनाए के बुधनी के अपन घर बुलाए रहे। अब पीठा रोटी बना के बुधनी किसको अपने घर बुलाती है? तो रत्नी को बुलाती है, क्योंकि बुधनी और रत्नी यही दोनों ना जाम डायर जो लाई थी, अर्थात सहिया जो बनी थी, एक दूसरे के से फ्रेंडशिप की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। मोरेक तो मोर गेलक, ठीक है, मोरेक तो मोर गेलक लेकिन हमर ऊपरे ई बलाय मतलब एक बला, ठीक है, बलाय के छोड़ लागलक। प्रस्तुत संवाद सुंदर कहानी में के कहेला। यह संवाद दो सुंदर कहानी का है। अब सुंदर कहानी में यह किसके द्वारा यह बात कहा जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा? तो नगमतिया के द्वारा, ठीक है, जो पूरन का दूसरी बीवी होती है नगमतिया, उसके द्वारा सुंदर को लेके यह बात कही जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 81 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर अनुसार जखम कहानी में झारखंड का कौन शहर का वर्णन हुए है? अब यहाँ पे झारखंड का कौन सा शहर का वर्णन हुआ है? क्योंकि कि जखम कहानी में दोस्तों जो भौजी होती है वह ट्रेन में बैठ के कहाँ जाती है? रांची जाती है अपनी दतवन और पत्ता को बेचने के लिए, तो रांची शहर का चर्चा हुआ है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए 82 नंबर देखते हैं। बनकेवरा कर कौन कहानी में कहानीकार पढ़ैया बेटी के 10वां कर स्टेप टॉपर हुए दिखाए हैं, ठीक है, स्टेट टॉपर होने का बात बताए हैं। तो किस कहानी में? तो दोस्तों नीम तीता कहानी में स्टेट टॉपर 10वां स्टेट टॉपर होने की बात बताया गया है इस कहानी में, नीम तीता में, ठीक है। और नीम तीता किसके द्वारा लिखी गई है तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अच्छा चलिए हम बता देते हैं, शकुंतला मिश्र के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में छपल कौन रचना अनुसार बाप अपन बेटा के डॉक्टरी पढ़वाए कर बात करे ना। तो बाप जो है अपना बेटा को डॉक्टरी पढ़वाने का बात करता है, तो किस कहानी में करता है दोस्तों? तो करम बिहान कहानी में कहा जाता है, ठीक है, करम बिहान में, क्योंकि करम बिहान में ये डायन वैसाही वाला जो मामला होता है, ठीक है, तब जाके उसको देखने के बाद ही यह बात कहता है उसका बाप अपने बेटे को कि अब इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, हमको दूर से डॉक्टर लाना पड़ा, खुट्टी से डॉक्टर लाना पड़ा, तो अब इसी कारण से हम अपना बेटा को क्या बनाएंगे डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़वाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 84 नंबर। नागपुरी का प्रसिद्ध कृति नागपुरी फाग शतक कौन कवि का रचना है के? देखिए दोस्तों यह आपको जीएस पेपर में भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है जीएस पेपर में भी, इसलिए इसे आप लोग को याद रखना है। तो किसके द्वारा? नागपुरी फाग शतक दोस्तों घासीराम के द्वारा, और घासीराम जो है वह मध्यकाल का एक प्रमुख कवि है। चलिए 85 नंबर अब हम लोग देखते हैं। फगुआ गीत कर साथ साथ बसंत ऋतु का सुंदर चित्रण करेक वाला कृति मध्यकाल में केकर द्वारा प्रकाशित होलक। अब मध्यकाल में फगुआ के साथ साथ बसंत ऋतु का भी चित्रण किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है यही आपको बताना है। तो किसके द्वारा किया गया है? घासीराम के द्वारा किया गया है, ठीक है, मध्यकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 86 नंबर। मोर बात के छोड़ मोय एकला भी आहो और एकला नखो भी, ई बात के संवाद रूप में कौन पात्र कहे ना। अब देखिए यह किसके द्वारा कहा जाता है? तो हम लोग तिरफला कहानी में यह है, और तिरफला कहानी में यह बात किसके द्वारा कहा जाता है? तो जब मिस टांडेवाल जो है वह किसको, खुदीराम को पूछती है कि आप घर में कौन कौन है, तब खुदी बाबू के द्वारा यह बात बोला जाता है कि मैं एकला भी हूँ और एकला नहीं भी हूँ, क्योंकि उसकी बेटी कहाँ पढ़ती है? पश्चिम बंगाल में पढ़ती है,
ठीक है, तो यहाँ पे खुदीराम हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 87 नंबर। दुर्गा सप्तशती, ठीक है, ये दुर्गा सप्तशती है, याद रखना है, सप्तशर्ता नहीं है। दुर्गा सप्तशती नाम से जे काव्य संकलन मिलेला उकर रचनाकार के है कै, ठीक है। तो यह भी जीएस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका रचनाकार आपको बोलना है, दुर्गा सप्तशती का रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, घासीराम है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग सबको पता होगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। कौन नागपुरी कवि दुर्गा आराधना में सबसे बगरा पद रचना कैर है। तो कौन सबसे ज़्यादा किए हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग हर बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे घासीराम जो है वह दुर्गा की आराधना में, क्योंकि दुर्गा सप्तशती अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे इसी से आप लोग अंदाजा, इसी में दुर्गा के बारे में आराधना की बात की गई है, तो इसमें घासीराम इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। ललना रंजन नाम से जे काव्य संकलन मिलेला वो केकर द्वारा लिखल जाए है, यह भी आपको पूछ सकता है, किसमें, जीएस वाले पेपर में पूछ सकता है। तो यह भी घासीराम के द्वारा लिखा गया एक रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। कुछ ओस कुछ अंगोर नाम से मिलेक वाला काव्य कृति कौन कवि द्वारा लिखल जाए है। आपको बताना है, कुछ ओस और कुछ अंगोर नाम से एक रचना किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया है, यही तो आपको बताना है। तो दोस्तों यह शिव अवतार चौधरी के द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए 91 नंबर देखते हैं। जे कहानी मन हमरे बीच साहित्यिक मर्यादा से दूर आ है उके कौन तरह कर कहानी कहल जाएला। उसको किस तरह का कहानी कहा जाता है, तो उसे लोक कथा कहेंगे दोस्तों, ठीक है, लोक कथा, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है, अलंकार वगैरह का अभाव है, तो उसे लोक कथा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। 7 भाई एक बहन कहानी में जब 6 भाई कर तीर नी लागलक तो छोट भाई के बड़ भाई मन का कहला। तो छोट भाई को बड़ा भाई लोग क्या कहते हैं, आगे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ले रे मायर के गिराओ, ठीक है, ले रे मायर के गिराओ किसको, अपनी बहन के बारे में कहा गया है। और किसको कहा गया है, तो छोटा भाई को कहता है। कौन कहता है, तो शुरू स्टार्टिंग में बड़ा भाई कहता है, बाद में फिर सारे 6 भाई कहते हैं ये बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। मेघनाथ ओहदार कर कौन रचना संकलन हमरे ले बड़ा लोकप्रिय है। हम लोग के लिए बड़ा लोकप्रिय है कौन सा, तो बनफूल है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। बनार शीर्षक गीत रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाए है। बनार शीर्षक गीत जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको बताना है। तो विंध्येश्वरी मिश्र के द्वारा यह गीत लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। लाल गोकुलनाथ सहदेव का दरबारी कवि के मानल जाएला। लाल गोकुलनाथ सहदेव का दरबारी कवि किसको माना गया है, तो घासीराम को माना गया है दोस्तों, ठीक है। घासीराम किसका दरबारी कवि था, तो लाल गोकुलनाथ सहदेव का दरबारी कवि था, कौन, घासीराम। चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोग घासीराम का जीवनी पढ़िएगा तो उसमें यह चीज़ मिल जाएगा आप लोगों को। 96 देखते हैं, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नागवंशावली नामक काव्य कृति कौन कवि कर नाम से सामने आला। तो किस कवि के द्वारा, तो घासीराम के द्वारा यह नागवंशावली लिखा गया है, ठीक है। नागवंशावली अर्थात नागवंशी राजाओं का वंशावली, ठीक है, तो इसे नागवंशावली कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 97 नंबर। हेठे देवल काव्य पंक्ति कर रचना के है कै। माय में गमली उनके भुलाए जाय पारी से बिसराए एक एहे तो नीटरे भाई। अब यहाँ पे देखिए यह किसके द्वारा कही गई है, तो धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा कही गई है यह बात, ठीक है। अब धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा क्या कविता लिखा गया है, तो धनंजय नाथ, तो धन का अंजय तो क्या है दोस्तों, जब धन किसी के पास आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसका नीच कर्म ना बदल जाता है। तो धनंजय नाथ तिवारी के द्वारा नीच कर्म लिखा गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
98 नंबर। स्कूल मास्टरी पोस्ट मास्टरी के छोड़ के नागपुरी काव्य कर सेवा करे वाला बड़ कवि के बनल। अब यहाँ पे देखिए स्कूल मास्टरी और पोस्ट मास्टरी को छोड़ने वाला नागपुरी का एक कवि है, तो इस कवि का आपको नाम बताना है। तो इस कवि का नाम क्या है दोस्तों? तो इस कवि का नाम है घासीराम। तो घासीराम मास्टर था, लेकिन मास्टरी गिरी को छोड़ के वह लिखने में फोकस किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। ए हो देख तो देख छोटकी एतय भारी का मन के बोझ के लाना थे, जा जा बेचारी कर बोझ के बोझ समरा ई लोक कथा में के कहेला। अब यह पूछा गया है, पिछले बार वाले क्वेश्चन में पूछा था यह किस लोक कथा से लिया गया है, किस कहानी से लिया गया है। अबर पूछा गया है इसमें यह किसके द्वारा कहा जाता है। तो किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों? ससुरहार के द्वारा कहा जाता है। अब किसको कहता है? तो अपनी बीवी अपनी पत्नी को कहता है। ठीक है, अर्थात छोटकी बहुरिया की जो सास होती है उसको यह बात कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 100 नंबर, और यह आज का आखिरी प्रश्न है। छोटकी बहुरिया का रांधल कलवा के गोटा परिवार का लखे खालक। छोटकी बहुरिया जब कलवा किसको बोलते हैं? दोपहर के भोजन को कलवा कहते हैं। ठीक है, तो छोटकी बहुरिया के द्वारा जब कलवा बनाया जाता है तो उसे गोटा परिवार किस तरह से खाता है? तो दोस्तों उसे किस तरह से खाता है? तो उसे आघात ले, अर्थात जब तक उल्वे लोग का पेट नहीं भरता है तब तक वे लोग खाते हैं, तो उसी को कहा जाता है नागपुरी में आघात ले खाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बताइए यह 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग पीडीएफ जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम का अब बिल्कुल भी सिर्फ कितना दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि जुलाई आप लोगों का आज 15 हो चुका है और 21 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो एक महीना मोटा मोटी मान के चलिए, एक महीना कुछ दिन है समय, लेकिन आप एक महीना ही काउंट कीजिए। तो आप लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ है, और 1 मंथ में तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा? पीडीएफ एक बार पढ़ना होगा। अगर 90 प्लस का स्कोर आप चाहते हैं तो आपको पीडीएफ पढ़ना होगा। तो पीडीएफ जो भी नहीं लिए हैं वे लोग जल्द से जल्द पीडीएफ ले लें। पीडीएफ के लिए दोस्तों 9097285877 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप में भी मैसेज कर सकते हैं। जो लोग भी आप लोग मैसेज में करते हैं, कमेंट करते हैं, तो कमेंट करने से बेहतर है दोस्तों आप लोग कॉल पे कर दीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आप लोग को जरूर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।